हेलो स्टूडेंट। हमने ओसी का सेकंड लेसन स्टार्ट किया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फिर हमने डिस्कस किया था उसका मीनिंग और डिफरेंट डिफरेंट हमने डेफिनेशंस देखी थी। डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट ऑथर ने दी हुई डेफिनेशंस थी, ठीक है। और आज हम अभी पढ़ने वाले, उसमें फिर हमने प्लानिंग देखा था फर्स्ट फंक्शन, और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग हम देखते हैं पहले। तो ऑर्गेनाइजिंग ये एक प्रोसेस है, और जैसा हमने प्लानिंग परफॉर्म किया, तो प्लानिंग करने के बाद अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। तो प्लानिंग को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए एग्जीक्यूट करना मतलब क्या, वही पैसे लाना और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करना। तो ऑर्गेनाइजिंग वही प्रोसेस है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो रिसोर्सेस है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक जगह पे लाना, बराबर है, और उसको यूज करना। तो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस यानी क्या है, उसमें आ गया मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, है ना। ये सब इसके अंदर आ चुका है। मेन है मतलब जो लोग लगेंगे काम करने के लिए, पैसा लगेगा, मटेरियल लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए, मशीन्स लगेंगी, मेथड्स आप यूज करेंगे। और इन सब जो रिसोर्सेस है हमारे पास, इन सबको ग्रुप अप करना, अरेंज करना प्रॉपर वे में, मतलब जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके, है ना। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। मतलब प्लानिंग में कैसा है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है व्हाट इज टू बी डन, यानी फ्यूचर में हमें क्या करना है, बराबर है। लेकिन वो फ्यूचर में क्या करना है आपने एडवांस में डिसाइड किया। तो ऑर्गेनाइजिंग ऐसा फंक्शन है कि जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया है कि क्या करना है, ठीक है ना, वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, उन चीजों का अरेंजमेंट करना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, है ना। एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बी प्लान। देखो क्या बोला है, इन फ्यूचर वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। मतलब जो आपने प्लानिंग किया हुआ है, बराबर है, वो प्लानिंग करने के बाद वो जो एक्टिविटीज आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए जो अभी हम एक्टिविटी परफॉर्म करें उसको हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स which have been prepared by top level management people। मतलब ध्यान में रखिए ये जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी मतलब प्लानिंग करके रखा हुआ है, उस प्लानिंग को अगर हमें अचीव करना है, तो वो प्लानिंग को अचीव करने के लिए, उन टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ प्लान करके नहीं चलेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये काम की जो शुरुआत है वो ऑर्गेनाइजिंग से हो रही है ना। द synchronization and combination of workforce, physical, financial and information resources are established in the process of organizing। देखो क्या बोला है, the synchronization and combination of workforce। मतलब आप अपने वर्कफोर्स को, फिजिकल रिसोर्सेस को, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को, है ना, या जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उन सबको आप एक जगह पे सिंक कर रहे, यानी उसको एक जगह पे ला रहे हो, है ना, सिंक्रोनाइज कर रहे हो, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। मतलब इन सब चीजों को एक सिंक्रोनाइजेशन समझता है ना, जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना, कंबाइन करना। वर्कफोर्स है, अब देखो सिंपल से बात है, हमारे पास लोग है काम करने के लिए, पैसा है, मशीन है, मटेरियल है ना। तो ये सब को एक जगह पे जोड़ना और उसमें से फिर एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ओके, चलो डेफिनेशंस देखते हैं। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ये जो वर्ड है ये हम बहुत बार यूज करते हैं, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। जैसा एक कंपनी होती है, तो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम उसको ऑर्गेनाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज हुई है ना, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स को डिसाइड करके, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, बहुत सारा पैसा है, मटेरियल है, मशीन है, तो ये सब लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन किया, और उसमें जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। ओके, इट इज अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस एंड अ फंक्शन। सम ऑफ द डेफिनेशंस आर एज फॉलो। देखो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, फंक्शन है, उसकी कुछ डेफिनेशंस दिए। देखो मूनी एंड रेले, इनका मतलब, इनका डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग का, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। देखो इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, मतलब ह्यूमन एसोसिएशन, है ना। अब जैसा कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है,
या आप बोल सकते हैं जॉइंट इन द फैमिली है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ह्यूमन एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और इन सबका एक कॉमन पर्पस है कि हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करके पैसे कमाना है, बराबर है ना। हाँ, देन क्नूज एंड ओडोनल, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें आती है, द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, इसमें क्या क्या आता है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटीज को ग्रुप अप करना, एक्टिविटी को ग्रुप अप करना मतलब क्या, मतलब एक जगह जोड़ना है ना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश, नेसेसरी टू अकम्प्लिश, नेसेसरी टू अकम्प्लिश मतलब हमारे जो टारगेट्स है, हमारे जो प्लान है उसको अचीव करना है, बराबर है, उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम जोड़ रहे हैं, ग्रुपिंग अप कर रहे हैं। द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो हमारे पास लोग है, फिजिकल रिसोर्सेस है, पैसा है, तो हर एक डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड करके दे रहे हैं हम, बराबर है। एंड द प्रोविजन ऑफ ऑथोरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब बाकी लोगों को हमने वर्क अलोकेट कर दिया, हमने पैसे दे दिए, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चाहिए थे हमने मटेरियल दे दिया, मशीन्स प्रोवाइड कर दी, बराबर है, और ये सब अब मिलके काम कर रहे हैं, बराबर है। तो ये जो हमने डिवीजन किया, हमने चीजों को अरेंज किया, यही है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थियो हेमन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एग्जैक्टली क्या है, ये एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को ग्रुप अप करना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफाइन करना, बराबर है, ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब जो आपका एंटरप्राइज है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज को डिफाइन करना, बराबर है, उसके बाद उन एक्टिविटीज को एक जगह पे ग्रुप अप करना, एंड एस्टेब्लिशिंग द ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और बाद में वही ऑथोरिटी रिलेशनशिप की, जैसा नहीं क्या कि ये मशीन है, ये कंप्यूटर है, यहाँ पे आप बैठेंगे, आप काम करेंगे, बराबर है, तो ऐसा हर एक की रिलेशनशिप बना के देना, ऑथोरिटी रिलेशनशिप, कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट रहेगा, बराबर है, कौन किस मशीन पे काम करेगा, किसकी ऑथोरिटी क्या रहेगी, यही ऑर्गेनाइजिंग होता है। जैसा समझ लो कॉलेज है, कॉलेज में अलग अलग लेक्चरर्स को सब्जेक्ट अलॉट कर दिए जाते हैं, तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो यही तो ऑर्गेनाइजिंग है, मतलब हर एक को हर एक का काम बताना, उसको जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है अवेलेबल करके देना। इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, डिपार्टमेंटलाइजेस एंड असाइन, मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, वर्क डिफाइन करता है, डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड करता है, असाइन करता है एक्टिविटीज, मतलब वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सके, मतलब हर एक को वर्क अलोकेट करके दे देना, है ना, तो यही है ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है। चलो हम देखते हैं अभी इसका इंपॉर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विथ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज among different department and workforce. The importance of organizing can be stated as follow, मतलब देखो, वर्क को ग्रुप अप करना, हर एक को वर्क असाइन करके दे देना, मतलब वो हर कोई अपना अपना काम अच्छे से कर सके, बस यही है ऑर्गेनाइजिंग करना, यानी चीजों को अरेंज करना, ठीक है। अब इसमें पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करने से एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन अच्छे से हो जाते हैं, कैसे देखो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड द ग्रुप द एक्टिविटीज, बराबर है, मतलब कैसा है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, आप अलग अलग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है आपको, अलग अलग एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको ग्रुप अप कर रहे हो। ग्रुप अप कर रहे, किसमें ग्रुप अप कर रहे हैं आप लोग, किसमें ग्रुप अप कर रहे हो, वही कि जैसा क्लेरिकल वर्क है तो ये मतलब अलग अलग एक्टिविटी है, तो ये क्लेरिकल वर्क हो गया, ये फैक्ट्री का काम हो गया, ऐसा ग्रुप अप कर रहे हैं आप एक्टिविटीज को, ठीक है, और हर एक को फिर असाइन करके दे रहे हैं आप। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटी इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी, मतलब देखो एक्टिविटी ग्रुप अप करना और उन सबका अरेंजमेंट करना, ये है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, और बाद में उसके ऊपर प्रोसेस करना यानी एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये हो गया ऑपरेशनल एक्टिविटी, ठीक है। दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग क्या फैसिलिटेट कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने में ऑर्गेनाइजिंग ये जो कंसेप्ट है बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज हो रहा तभी तो अच्छे से सब लोग काम कर पा रहे हैं, ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क्स,
एंड द एम्प्लॉय देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेजेस। मतलब प्रॉपर आपने एक्टिविटी को ग्रुप अप कर लिया, टास्क को ग्रुप अप कर लिया, हर एक एम्प्लॉय को ग्रुप अप कर लिया, हर एक को उसका उसका काम बता दिया, है ना। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और वेस्टेजेस कम से कम होंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होगा वर्क का, हर एक को पता है कि उसको करना क्या है ना। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। मतलब जो डुप्लीकेशन है वर्क का वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा वर्क का, और हर कोई अपने अपने ऑथोरिटी के हिसाब से फिर बाद में काम करेगा, ठीक है। देन ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क में हर एक को हर एक का वर्क डिसाइड करके दे देते, मतलब जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। इससे होता क्या है कि हर कोई अपना अपना काम अच्छे से करता है, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेशलाइज होते जाता है। कि जैसा मैंने एक क्लर्क अपॉइंट किया, उसको बोला कि ये टाइपिंग का काम आपका है, बराबर है। मैंने वहां पे उसके बाद एक मैनेजर अपॉइंट कर डाला, उसको बोला मार्केटिंग का काम आपका है। तो हर कोई अपना अपना काम अच्छे से कर रहा है, और जैसे जैसे वो अपने अपने एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो धीरे 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 उनके अंदर स्पेशलाइजेशन डेवलप होते जाएगा, बराबर है। देखो, organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and department. This division of work helps in bringing specialization in various activities of organization. समझ में आ रहा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का। इससे क्या होता है, वर्क डिवाइड हो जाता है, बराबर है ना, और धीरे धीरे फिर डिवीजन ऑफ वर्क, जैसा हमने कहा डिवीजन ऑफ वर्क आता है तो धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन आना शुरू हो जाता है, बराबर है। स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी। जब स्पेशलाइजेशन होता है ना एक्टिविटी का, मतलब हर कोई अपना अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देगा, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ती है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय अपना अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देता है, बराबर है। देन डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। जब हमने ऑर्गेनाइजिंग किया तो हर एक को हर एक का काम बता दिया, तो हर एक पर्सन को पता है कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। और जब हमने वर्क अलॉट किया होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, है ना, इसी हिसाब से काम अलोकेट किया होगा ऑर्गेनाइजिंग में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, हर एक का वर्क जॉब प्रॉपरली डिफाइंड है, यानी हर एक को पता है कि उसको करना क्या है, ठीक है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, राइट मैन एट राइट जॉब, मतलब सही इंसान सही जगह पे हम प्लेस करते हैं। विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। और ये हम कैसे कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बराबर उस जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, स्किल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उनको अपॉइंट करते हैं। दिस इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली विच क्लैरिफाई द रोल ऑफ एवरी पर्सन। इससे क्या होता है कि जॉब डिफाइन करना आसान हो जाता है और इससे क्लियर हो जाता है हर एक पर्सन को क्या करना है, ये हर एक को पता रहता है, ठीक है। देन क्लैरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया तो हमने क्लियर पहले ही बता दिया कौन किसका ऑथोरिटी रहेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसको क्या काम करना है, मैनेजर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, वर्कर कौन है, सब क्लियरली डिफाइंड है। तो इससे कैसा कंफ्यूजन नहीं होता किसी के मन में कि मुझे क्या काम करना है, मेरा सुपीरियर कौन है, मेरे हाथ के नीचे कौन काम कर रहा है ना, हर एक को पता रहता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल टू एवरी मैनेजर। मतलब हर एक पर्सन को पता है कि उसको करना क्या है। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द ऑथोरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोस पावर। मतलब हर एक पर्सन को आप ऑथोरिटी दे दो काम करने के लिए और उसको ये भी क्लैरिफाई कर दो कि ये कैसे वो यूज कर सकता है, सो दैट मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस। वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प in bringing efficiency into managers working. This helps in increasing productivity. समझ में आ रहा है, मतलब हर एक पर्सन को पता है कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। इससे ऑथोरिटी का मिसयूज नहीं होता, पावर का मिसयूज नहीं होता, हर एक पर्सन को पता रहता है एग्जैक्टली उसको करना क्या है। जॉब्स आर वेल डिफाइंड, हर एक को पता है कि उसको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बराबर काम करता है, बराबर है ना। देन एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। अब देखो, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, हर एक को पता है कि हर एक की पोजीशन क्या है, हर एक की पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बराबर है। तो कोऑर्डिनेशन रहेगा ना, उसको पता है कि मेरा काम होने के बाद मुझे किसको ट्रांसफर करना है या किसको मुझे डेलीगेट करना है।
हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि उनको करना क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये पहले से ऑर्गेनाइजिंग किया ना आपने, मतलब आपने क्या किया, स्ट्रक्चर डिजाइन किया, बराबर है। दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, बराबर है, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग पोजीशंस एंड एंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल, मतलब ये क्लियरली पोजीशन डिफाइन करता कि कौन मैनेजर है और कौन से मैनेजर का क्या काम है, ये क्लियरली पहले से ही डिफाइंड रहता है ना। कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन all department and different level of manager is important for smooth functioning of organizational activity, मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है वो अगर हमें ऐसा लगता है कि ये स्मूथली फंक्शन होनी चाहिए तो हर एक को उसका काम समझाना बहुत जरूरी है, और ये हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में कंप्लीट कर लिया। इससे होता क्या है कि हर एक को पता है कि उसको करना क्या है, तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है ना। जैसा नहीं क्या कि मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया, तो कॉलेज में समझ लो मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया, आपको भी टाइम टेबल दे दिया और आपके जो लेक्चरर्स हैं उनको भी टाइम टेबल दे दिया, तो आपको पता है कि अभी कौन सा लेक्चर होने वाला है और लेक्चरर को भी पता है कि अभी मुझे कौन सा लेक्चर लेने जाना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। यानी आप अभी जैसा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ तो आप ये सोच रहे कि आप कौन से टीचर आएंगे, कौन पढ़ाएंगे, नहीं, आपके पास टाइम टेबल है, आपको पता है कि ये सब्जेक्ट होने वाला है और ये टीचर आने वाला है, और टीचर को भी पता है कि मुझे इस क्लासरूम में जाना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। इससे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, सभी टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है ना। मतलब वो बराबर बात करते कि ठीक है सर आप इस क्लास में जा रहे हो अभी, है ना। अगर मैं समझ लो आपके क्लास से बाहर आया हूं और मेरे बाद दूसरे टीचर आने वाले हैं और मैंने आपको अकाउंट्स का प्रॉब्लम पढ़ा दिया है, तो मैं उनको बोल सकता हूं कि देखो सर मैंने बच्चों को अकाउंट्स का प्रॉब्लम पढ़ाया है, अभी आपका लेक्चर है, तो आप जाएंगे तो प्लीज 5 मिनट उनको लिखने देना, यानी 5 मिनट टाइम दे देना। तो यही तो कोऑर्डिनेशन है ना, कि हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ इसलिए। देन हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना है यानी पूरा काम अच्छे से संभालना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यानी हर एक को पता रहेगा कौन सा काम करना है, कहाँ पे करना है, कितने, मतलब हर एक को पता रहेगा अपना वर्क क्या है, तो वो प्रॉपर वे में अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। इससे सुपीरियर को उनका काम संभालने में आसान हो जाएगा, है ना। देखो, दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजिशंस, डिपार्टमेंट, एक्टिविटीज एंड द रोल आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन, इससे हर एक का पोजीशन, डिपार्टमेंट और उनकी एक्टिविटी, रोल क्लियरली स्ट्रक्चर्ड है, हर एक को पता है कि करना क्या है, बराबर है। द एटमोस्ट केयर इज टेकन वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब विथ राइट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इससे क्या होता है कि हर एक पर्सन को प्रॉपर वे में वर्क, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि हर एक को पता है कि उसको करना क्या है ना, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, इससे काम संभालने में आसान हो जाता है क्योंकि मुझे पता है कि सही लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं ना। इट इज अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दिस ऑल लीड्स टू इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अल्टीमेटली है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया, हर एक को बता दिया कि उनको करना क्या है, तो प्रॉपर वे में काम होगा अच्छे से, है ना। देन हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, अब सिंपल सी बात है, हर एक का वर्क क्लियरली डिफाइंड है, यानी आप देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक ब्रांच ओपन किया और उस ब्रांच में मैनेजर अपॉइंट किया, वर्कर अपॉइंट किया, हर एक को काम समझा दिया मैंने, मतलब हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मैनेजर को, सुपरवाइजर को पता है कि उसको करना क्या है, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। जब वो अपना काम अच्छे से करेगा तो वहां पे आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब आप अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन का सोच सकते हैं, आप अपने बिजनेस को डेवलप करने का सोच सकते हो, बराबर है ना। और देखो कैसा है कि कोई भी बिजनेस का जो ग्रोथ है ना वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके बिजनेस का ग्रोथ होगा, है ना। देखो, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग, मतलब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग। स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग का मतलब समझे आप, यानी काम अगर अच्छा चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा। जैसा हम बोलते हैं ना कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करो, रेगुलर करो, तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। पढ़ाई रेगुलर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, आप अपना जॉब बराबर रेगुलर करो, आपको सैलरी मिलती रहेगी, आप अपना बिजनेस रेगुलर और अच्छे से करो तो आपको प्रॉफिट होते रहेगा, है ना।
तो वही दिया है देखो, क्लियरली डिफाइंड role and responsibilities, coordination among all level of management, personnel, and use of appropriate control technique bring efficiency at work, place and organization grows well. देखो, clearly defined role and responsibility मतलब हर एक का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन है कि उसको करना क्या है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, सभी मैनेजमेंट के जितने भी लेवल है, 3 लेवल है ना, टॉप मिडल लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर एक को पता है कि उनको करना क्या है ना, हर एक को टेक्निक कंट्रोल पता है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो डेवलप होगा ना, अपना बिजनेस तो डेवलप होगा ही, बराबर है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड, और ये कब हो सकता है, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है, यानी हमें पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, हर एक को पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, तभी ये अच्छे से काम हो सकता है, बराबर है। नेक्स्ट क्या दिया है, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी मीन्स, देखो मुझे पता है मुझे क्या काम करना है, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मेरा ड्यूटी मुझे पता है, मुझे करना क्या है, मेरी पावर्स क्या है मुझे पता है, बराबर है। तो मैं अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा और मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, तो मेरे मन में ना डर नहीं रहेगा कि बाकी अगर वर्क बिगड़ रहा है तो उसके लिए मुझे भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन नहीं रहती, काम क्लियरली डिफाइन नहीं रहता, बराबर है, और अगर काम में गड़बड़ होती है तो पूरे ग्रुप को आप बोल सकते हैं कि उनको सजा भुगतनी पड़ती है ना, पूरे ग्रुप को, क्योंकि हर एक का काम डिफाइंड नहीं था। लेकिन जब अगर वर्क डिफाइंड है ना, हर एक का काम अगर डिफाइंड है, और अगर एक पर्टिकुलर टास्क गलत होता है और मुझे पता है कि ये मेरा काम नहीं था, पता है ये मेरा काम नहीं था, मुझे पता है कि मेरा काम नहीं था, ये किसी और का काम था, तो मुझे उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब अपने अंदर एक सिक्योरिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि मेरा जॉब क्लियर है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना, मेरा काम मुझे पता है, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, है ना। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस the job position. It is clearly state the duties and responsibilities of everyone. Everyone can work accordingly. Clarity in jobs and power helps in increasing mental satisfaction and it creates sense of security among the employee. समझ में आ रहा है, मतलब इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉय के अंदर आती है, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो जाएंगी, बराबर है, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं अपना काम करूंगा और मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, बराबर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा बात होता है, बराबर है। जैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखो बिंदास काम करते, उनको डर नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट में कैसा हर एक का काम डिफाइंड है, उसको करना क्या है। बैंक में आप जाओ, बैंक वालों को पता है मुझे करना क्या है, जैसा आप एक काउंटर पे गए, बराबर है, अगर आप वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहे तो वो आपको दूसरा काउंटर बताता कि नहीं ये काम उनका है, आप उनसे जाके पूछो, बराबर है। यानी वो दूसरा काउंटर वाला कुछ सही कर रहा गलत कर रहा है, ये पहले काउंटर वाले को डर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका काम नहीं था, वो किसी और का काम था। तो ये बात होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। देन स्कोप फॉर इनोवेशन, देखो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमें करना क्या है, हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमारा रोल क्या है ना, ये क्लियरली डिफाइंड रहता है। एम्प्लॉइज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज, जो एम्प्लॉइज है ना वो अच्छे से काम कर सकते हैं नए नए आइडियाज यूज करके। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि उसका वर्क क्या है। क्योंकि देखो कैसा रहता, हर एक एम्प्लॉय को उसका काम बताया गया है और वो काम करने के लिए उसको अथॉरिटी और स्पेस दी गई है। स्पेस इन द सेंस बोलते ना कि छूट, कि आप ये काम कंप्लीट करो, आपको जो करना है करो, लेकिन ये कंप्लीट करो। तो वही उन्होंने यहां पे बोला है, दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लोरिश द नॉलेज। बराबर है, इससे क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का जो टैलेंट है, नॉलेज है, वो फ्लोरिश होता है। कैसे फ्लोरिश होता, क्योंकि उसको काम करने के लिए उतनी ऑथोरिटी दी गई है, उतना स्पेस उसको दिया गया है। दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन मेथड्स ऑफ वर्क इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ये जो है, ये जो स्कोप है इनोवेशन का, कि आप नए चेंजेस अडॉप्ट करके आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड है, वहां से आया, बराबर है। देन हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो सिंपल सी बात है, जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, बराबर है,
तो आपने उतने ही रिसोर्सेस लाए हैं जितना आपको जरूरत था। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर एक को जितना जरूरी है उतने रिसोर्सेस अलोकेट कर दिए जाते हैं। इससे वेस्टेजेस अवॉइड होते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेस का। ठीक है ना। देखो, दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब हर एक के काम के हिसाब से हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब डिफाइन किया गया है। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल। इससे स्पेशलाइजेशन आएगा, और स्पेशलाइजेशन आएगा दिस राइट वर्क फोर्स यूटिलाइजेस अदर रिसोर्सेस एट इट्स ऑप्टिमम लेवल सो दैट डिजायर्ड रिजल्ट्स आर अचीव विद इन डिफाइंड पीरियड। यानी सिंपल सी बात है, जो स्पेशलाइजेशन आता है ना, आप अपने काम में माहिर हो जाते हो, जिसको बोलते हैं ना स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आपका जो क्या कहेंगे हम उसको, रिसोर्सेस है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप अच्छे से काम करते हो। ठीक है, तो यहां पे हम कंप्लीट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद है स्टाफिंग। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। देखो, स्टाफिंग, स्टाफ ये वर्ड आपने सुना होगा ना, जैसा टीचर स्टाफ, बराबर है। उसके बाद ऑफिस स्टाफ। तो स्टाफ यानी क्या, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उसको हम स्टाफ कहते हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, आप समझ लीजिए, ऑल एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द पर्सनल्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जो ह्यूमन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड, उनका रिक्रूटमेंट, उनका ट्रेनिंग, उनका सैलरी डिसाइड करना, उनका प्रमोशन करना, डिमोशन करना, ट्रांसफर करना, ट्रेनिंग देना, तो ये जो एक्टिविटीज है ये सब स्टाफिंग में आता है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। मतलब ऑल एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर द हेड स्टाफिंग। देखो मीनिंग देखते हैं। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce। समझ में आ रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, मतलब अलग अलग लोगों को अपने जॉब के लिए अट्रैक्ट करना, अपने यहाँ अट्रैक्ट करना, रिक्रूट करना, मतलब उनको भर्ती करवाना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसमें से सिलेक्शन लेना। कि अब सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं ना भर्ती है, 10,000 लोगों की भर्ती है, तो 10,000 ही लोग जाते क्या भर्ती करने? नहीं, भर्ती होने के लिए लाखों लोग जाते, उसमें से 10,000 भर्ती होते। बस वही कंसेप्ट है। रिक्रूटमेंट करना बिजनेस में, फिर उसमें से अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना, फिर उनका प्लेसमेंट करना अलग अलग जगह पे, फिर उनका वर्क अप्रेजल करना, बराबर काम कर रहे नहीं कर रहे चेक करना, फिर उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, सैलरी वगैरह, फिर उनको डेवलप करना, मतलब ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करना, और उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करना, यानी उनको बिजनेस में संभाल के रखना। तो ये जो एक्टिविटीज हो रही है ये है स्टाफिंग। ओके, ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर is based on appropriateness of staffing function। एक बात ध्यान में रखिए आप, ओवरऑल ग्रोथ है बिजनेस का, या बिजनेस का जो सक्सेस है, बराबर है ना, बिजनेस का जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। ये बात समझ में आया। देखो, पैसा है, मशीन है, मटेरियल है, सब बराबर है, लेकिन अगर स्टाफ अच्छा नहीं रहेगा ना तो सब काम बिगड़ेगा, बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका स्टाफिंग फंक्शन अच्छा होना चाहिए। It is very challenging for organization to focus on best utilization of workforce by using their talent and skill, retaining them and arranging training and development program। देखो कैसा है, बाकी सब जो फैक्टर्स है बिजनेस के अंदर वो सब पासिव है, और आपका जो एम्प्लॉय है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक्टिव है, वो सोच सकता है। तो उनको प्रॉपर उनका जो टैलेंट है, आप किसी के चेहरे पे तो टैलेंट लिखा नहीं रहता, बराबर है ना। अब कोई इंसान के मैं आपके सामने खड़ा कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर क्या है बताओ, तो आप 5 मिनट में तो बता नहीं सकते ना, बराबर है। पहले आपको उसको जज करना पड़ेगा। जज करना पड़ेगा मतलब उसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसका जो भी उसके पास जो डिग्री है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये बंदे के अंदर क्या टैलेंट आ सकता है, हो सकता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना, तो टैलेंट को डेवलप भी करना पड़ता है, स्किल डेवलप करना पड़ता, फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप मेंटेन करना है। तो ये सब जो एक्टिविटीज हो रही है सब स्टाफिंग है। द फंक्शन इम्फसाइज करना मतलब उसको इंपॉर्टेंस देना है ना। तो ये जो फंक्शन है किसके ऊपर इंपॉर्टेंस देता है? मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉन मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, बराबर है। मतलब जो नॉन मटेरियल या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स जो है,
उनके ऊपर क्या कहेंगे हम उसको, ध्यान देता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात तो आपको पता है कि शुरुआत से ही आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा, वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है, मतलब बिजनेस जब एक्सपांड करना पड़ता है, बराबर है, तो बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, एम्प्लॉय के प्रमोशन के लिए, जब आप एम्प्लॉय का ट्रांसफर करते, रिटायरमेंट करते, कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है, उसके बाद किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये सब कंडीशन में क्या है कि वैकेंसीज क्रिएट होती रहती है। आपका बिजनेस बढ़ गया, आगे नए एम्प्लॉय की जरूरत है, आपने किसी का प्रमोशन की कर दिया, उसकी जगह नए एम्प्लॉय लाना पड़ेगा, तो ये जो वर्क है हमेशा चलती रहता है स्टाफिंग फंक्शन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में। राइट पर्सन एट राइट जॉब, ओके, विथ राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का कंसेप्ट क्या है? राइट पर्सन एट राइट जॉब, मतलब सही इंसान सही जगह पे और सही सैलरी के साथ अपॉइंट करना, यही है स्टाफिंग। बराबर है, तो चलो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। कुछ डेफिनेशन है, थियो हेमन ने डेफिनेशन दिया हुआ है। द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट। देखो इनके हिसाब से स्टाफिंग क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर, यानी आपके नीचे काम करने वाले लोग, आप सुपीरियर हो, आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, उनको कंपनसेट करना। कंपनसेट करना मतलब क्या? उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड करना, ठीक है ना। देन लूथर गुलिक ने डेफिनेशन दिया हुआ है, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन, मतलब स्टाफिंग में सभी वो एक्टिविटीज आती है, होल पर्सनल फंक्शन है ना, मतलब पूरे इंसान से रिलेटेड सभी एक्टिविटी आती है। और ब्रिंगिंग इन मतलब उनको बिजनेस में लाना, ट्रेनिंग द स्टाफ, उनको ट्रेन करना, उनको मेंटेन करना, फेवरेबल कंडीशन में अच्छे से काम करो, तो ये सब जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो ये सब स्टाफिंग में आता है। देन एस बेंजामिन ने डेफिनेशन दिया हुआ है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व। स्टाफिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या चीजें आती है? आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना, असेस करना, प्लेसिंग करना, इवेल्युएटिंग करना एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट करना एट वर्क फोर्स। एट वर्क फोर्स का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बराबर है, आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, या जो काम करने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनका वर्क असेस करना, उनको जॉब पे प्लेस करना, तो ये सब जो एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है उसी को हम कहते हैं स्टाफिंग। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। देखो एक सिंपल कंसेप्ट समझ लो, ऑल एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टाफिंग। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, देखो बाकी सब जो फंक्शंस है ना वो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव फंक्शन जो है वो स्टाफिंग है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप अपने ह्यूमन रिसोर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बराबर है। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। स्टाफिंग एग्जैक्टली क्या है? इट इज द की ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस। की ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस का मतलब समझे आप? की ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस यानी एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है उसकी जो शुरुआत है वो स्टाफिंग से ही होती है। बाकी जो फंक्शंस है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये स्टाफिंग के बिना यूजलेस है। आप अच्छा प्लान कर लो लेकिन काम ही करने वाले लोग नहीं तो क्या मतलब प्लानिंग का, है ना। आप ऑर्गेनाइजिंग किस चीज का करेंगे अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं है तो स्टाफिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस एक्सेट्रा। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं ना काम करने वाले, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, इन सब में वो लोग काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। ये बात सही है, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया लेकिन काम करने वाले लोग अच्छे नहीं रहेंगे ना, तो आपका जो स्टाफिंग फंक्शन है वो यूजलेस हो जाएगा। तो आप ये समझ लो कि आपके जितने भी फंक्शन है, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा, जो भी है, इन सबका जो इसेंस है, इन सबका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो स्टाफिंग ही है, उसके सिवा बाकी सब फंक्शन यूजलेस है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपको,
लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये बात तो सही है, स्टाफिंग फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करता है। तो होता क्या है कि अगर आपने स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो इससे ऑटोमेटिकली आपका वर्कफोर्स अच्छा बनते जाता है, ठीक है ना। देखो, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसका अगर आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, अच्छा यूटिलाइजेशन करना है, बराबर है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टाफिंग, दैट इज वर्कफोर्स। प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यानी जब आप ये सब कर रहे हो ना, एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, उनका प्लेसमेंट कर रहे हो, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ये सब करते वक्त आप ये स्टाफिंग फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, है ना। इसका मतलब ये है कि आपने एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, सिलेक्शन किया, प्लेसमेंट किया, उनका रेम्यूनरेशन यानी उनकी सैलरी डिसाइड की, तो ये सब जब अच्छे से किया तो आपके पास एक अच्छा वर्कफोर्स आएगा ना, काम करने वाला। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, मतलब एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क यानी बहुत ज्यादा वर्क अगर हो रहा है, बराबर है, बहुत ज्यादा वर्क अगर हो रहा है तो वर्क बर्डन अवॉइड किया जा सकता है अगर आपने प्रॉपर स्टाफ अपॉइंट किया है तो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो प्रोग्रेस है, बराबर है ना, वो अगर आपको लगता है कि अच्छा हो तो उसके लिए अच्छा स्टाफ होना बहुत जरूरी है ना। यानी देखो, सिंपल सी बात है, आप कितना भी पैसा बिजनेस में ला लो, अगर अच्छे काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे ना तो पूरा पैसा डूब जाएगा आपका, बराबर है। नेक्स्ट दिया है बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल रिलेशनशिप का मतलब होता है हेल्दी रिलेशनशिप, बराबर है, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो और उसके बाद आप स्टाफिंग करते हो, तो स्टाफिंग में हर एक का काम आपने डिफाइन करके रखा हुआ है ना। और आप अच्छा स्टाफ अगर अपॉइंट करेंगे तो उनके बीच में अच्छे रिलेशंस डेवलप होंगे। इससे अगर अच्छे रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में रहे ना तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा आगे बढ़ता है, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी वर्क कल्चर डेवलप होता है। देखो, दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स अमंग ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जितने भी एम्प्लॉय है उन सबके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन, मतलब एक अच्छे रिलेशन अगर आपको डेवलप करना है तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए स्मूथ ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करना बहुत जरूरी है, बराबर है। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप जो भी काम करना चाहते हो ना अपने बिजनेस में, अगर आपको लगता है कि वो अच्छे से करना है तो रिलेशंस अच्छे होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्टाफिंग फंक्शन से आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे से डेवलप होता है। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन असेट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके एम्प्लॉय के ऊपर। अगर आपके पास अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, बराबर है, तो आपका बिजनेस अच्छा आगे बढ़ेगा, क्योंकि काम करने वाले लोग ही अच्छे चाहिए, बराबर है। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉय, मतलब क्या है, स्टाफिंग फंक्शन से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो एम्प्लॉय के अंदर लाने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि उनको समझ में आता है कि नहीं भैया, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमें मिलके काम करना है यहाँ पे, है ना। इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, इससे क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज है वो अच्छे से ट्रेन होते हैं, वो डेवलप होते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स है, बराबर है, तो वो सब एक्टिविटी अच्छे से होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास स्टाफ अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो स्टाफिंग फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस। देखो, एक सिंपल सी बात है, आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसको यूज करने वाले अगर एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो टेक्नोलॉजी यूजलेस है ना। तो वही हम बात कर रहे हैं, ट्रेंड एम्प्लॉय कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कैपिटल है आपका, मटेरियल है, जो आपका मेथड है वर्क करने का। तो अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉय है, ट्रेंड एम्प्लॉय है, तो ट्रेंड एम्प्लॉय होने के बाद क्या होगा कि ये सब काम अच्छे से करेंगे। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होता है कि आपके एम्प्लॉय का जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है
वो बिल्डअप होता है ना। काम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बिल्डअप होता मतलब क्या, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आपको उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले एम्प्लॉय आपके पास है अच्छे, तो ऑटोमेटिकली आपके वर्क का क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा और आपका काम अच्छे से होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव इफिशियंसी। एक अच्छा एम्प्लॉय अगर आप अपॉइंट करेंगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, तो उसकी इफिशियंसी ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी, है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, यानी एम्प्लॉय के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा। Through proper selection, the organization gets quality employee, and through proper training, the performance level of the employee can be improved। यानी अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉय को, तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा, इससे उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, और इससे फायदा किसको मिलेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, और एम्प्लॉय को तो मिलेगा ही, क्योंकि वो कम समय में अच्छा काम कर पाएगा, उसका क्वालिटी बढ़ेगा, है ना। और तो ऑब्वियस है, जब क्वालिटी उसकी बढ़ेगी, वर्क क्वालिटी बढ़ेगी, तो बाद में उसका प्रमोशन भी होगा, इसमें उसका भी फायदा है और आपका भी फायदा है। तो ये सब स्टाफिंग फंक्शन ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और देखो क्या होता है, अगर आप क्वालिफाइड, इफिशिएंट और स्किलफुल अगर आप वर्कफोर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हो, तो इससे क्या होता है पता है क्या, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है, बराबर है। आपके पास एक अच्छा वर्क फोर्स आता है, बराबर है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। और सिंपल सी बात है, अच्छे एम्प्लॉय अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, बराबर है। और ये सबको समझ में आता है, काम करने वाले अच्छे लोग रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छा होगा और आगे डेवलप होगा। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द इफिशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके लॉन्ग टर्म वर्क पे। यानी जितना लॉन्ग टर्म पॉजिटिव वर्क होगा, उतना ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी आगे बढ़ेंगे, बराबर है। नेक्स्ट दिया हुआ है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो स्टाफिंग जो है वो आपको कंटिन्यूअस वर्क और एम्प्लॉय का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इंश्योर करता है। यानी कैसा होता है कि आपके एम्प्लॉय आपके पास है, तो वो क्वालिटी एम्प्लॉय है, वो रेगुलर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। क्यों काम करेंगे, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो। तो इससे क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में। क्योंकि देखो बाकी सब जो फंक्शंस हम देख रहे हैं सब सही है ना, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय अच्छे नहीं रहेंगे तो सब यूजलेस हो जाएगा, बराबर है। देखो स्टाफिंग एंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यानी आप अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर है, कंटिन्यूअस ग्रोथ ला सकते हो, है ना। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय आपके पास है काम करने वाले, तो उनका जो हम बोल सकते हैं कि उनके नॉलेज टैलेंट के हिसाब से आपने उनका सिलेक्शन करके रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि आपके पास एक अच्छे एम्प्लॉय यहाँ पे आते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। और आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, बराबर है। और उससे फायदा क्या मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली सबको ही फायदा मिलेगा ना। देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाफ इन देयर फ्यूचर रोल इज टेकन इनटू अकाउंट इन द स्टाफिंग फंक्शन। और ये बात ध्यान में रखिए आप कि जितना भी स्टाफ आपके पास अवेलेबल है, वो फ्यूचर में आपके लिए क्या कर सकता है, उसी हिसाब से आप उसको वहां पे अपॉइंट करते हो, बराबर है ना। देन प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। कहीं पे भी अगर आप काम करेंगे और आप अपने काम से अगर खुश नहीं है ना, तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन अगर रहेगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या होता है कि जब भी हम अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, तो हम ऐसे ही पर्सन को अपॉइंट करते हु इज क्वालिफाइड, वेल ट्रेन, जो अपना काम अच्छे से कर सके, है ना। देखो एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स।
आप अपने एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हो। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या, वही इनको सैलरी वेजेस देना, उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि अच्छा काम किया तो बोनस दे देना, इंसेंटिव दे देना, है ना, या अवार्ड्स वगैरह दे सकते हो, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, है ना। या उनको समझ लो आप कोई कहीं पे उनको हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड कर दो कि जाओ आप फैमिली के साथ 10 दिन घूम के आओ। तो ये सब जो एक्टिविटी है ना, ये एम्प्लॉय के लिए करना बहुत जरूरी है। एडिक्वेट रेम्युनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। यानी क्या होता है कि अगर अपने एम्प्लॉय को आपको ऐसा लगता है कि सेटिस्फाई करना है, तो अगर वो अपने जॉब से सेटिस्फाई रहेगा ना, मतलब उसको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, उसको सैलरी भी अच्छी मिल रही है उसके काम के हिसाब से, तो इससे उस एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है। मोरल बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना, मोरल, है ना। मोरल यानी क्या होता है, मोरल यानी आप बोल सकते कि इट इज अ मेंटल थिंकिंग होती है कि काम करने की इच्छा होती है एम्प्लॉय की, है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, fair remuneration and job security are the factors which are important in providing job satisfaction। यानी आप अगर ऐसा लगता है कि आपको आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, तो आपको अगर डेवलपमेंट एज ए एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय और मैं आपका सुपीरियर हूं, मैं अगर आपको रेगुलर ट्रेनिंग देते रहूंगा, आपका डेवलपमेंट होते रहेगा, फेयर रेम्युनरेशन आपको मिलेगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बराबर है। नेक्स्ट दिया है मेंटेन्स हार्मोनी। अगर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशंस अच्छे रहेंगे, है ना, स्टाफिंग जो प्रोसेस है उसमें हम जब एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हम उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते रहते हैं, और उसके हिसाब से उनको प्रमोशन दिया जाता है मेरिट बेसिस पे। तो होता क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज है उन सबको पहले से पता है, हम पहले से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम आपको प्रमोट करने वाले हैं अगर आपका काम अच्छा रहा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इससे होगा क्या, उनके अंदर हार्मोनी डेवलप होंगी, है ना। हार्मोनी डेवलप होंगी मतलब कैसा, किसी को ये नहीं लगेगा कि पार्शियलिटी हो रही है, बराबर है। हर एक को पता रहेगा कि नहीं, मुझे मेरे काम के हिसाब से यहाँ पे रखा गया था, मैंने जैसा काम किया उस हिसाब से मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझसे अच्छा कोई काम करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय के बीच में हार्मोनी मेंटेन होंगी, हार्मोनी यानी अच्छे रिलेशंस डेवलप होंगे, बराबर है। तो स्टाफिंग फंक्शन से ये एक फायदा यहाँ पे होता है, यानी उनके बीच में हार्मोनी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये था स्टाफिंग के 10 फंक्शंस। यहाँ पे हमारा स्टाफिंग ये पॉइंट कंप्लीट होता है, फंक्शन कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देखा और स्टाफिंग फंक्शन देखा। तो आज हमने मैनेजमेंट फंक्शन के 2 फंक्शंस कंप्लीट किए, इसके पहले हमने प्लानिंग ये फंक्शन कंप्लीट किया था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।